अगर सब कुछ पहले से तय है तो हम कर क्या रहे हैं? रात का समय है, बाहर सब कुछ शांत है। आप अपने बेड पर हैं, हल्के से लेटे हुए, आंखों में थोड़ी थकान, पर दिमाग में एक अजीब सा सवाल। क्या मैं अपनी मर्जी से यहां हूं? क्या मैंने इस वीडियो को प्ले करने का निर्णय खुद लिया? इमेजिन करो एक पुरानी घड़ी, एक क्लॉक जो दीवार पर लटकी है। उसके अंदर गियर्स हैं, स्प्रिंग्स हैं। हर एक सेकंड में एक रिदमिक टिक आता है। हर टिक, हर मूवमेंट एक परफेक्ट कैलकुलेशन का नतीजा होता है। कोई कैओस नहीं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं, सब कुछ प्रीडिटरमाइंड है। और अब जरा सोचो, अगर आपका दिमाग भी उसी घड़ी की तरह हो। ऐसा सोचना अजीब लगता है, पर फिलॉसफी और साइंस दोनों ने इस सवाल पर कई सालों से चिंता की है। क्या हमारे डिसीजंस, हमारे थॉट्स और हमारा पूरा जीवन पहले से ही लिखा हुआ है? यह कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनिज्म, एक ऐसी सोच है जो कहती है कि यूनिवर्स एक परफेक्ट मशीन की तरह काम करता है। हर चीज, हर मोमेंट किसी पहले मोमेंट का नतीजा है। आज जो आपने खाया, कल जो आपने सोचा, आपका मूड, आपके विचार, और हां, यह वीडियो देखना भी, सब कुछ किसी कॉज का इफेक्ट है। न्यूटनियन फिजिक्स के जमाने से लेकर आज के क्वांटम डिबेट्स तक डिटर्मिनिज्म ने हमेशा एक ही बात को रिपीट किया है। अगर आप यूनिवर्स के हर पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी जान लो, तो आप परफेक्टली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। यह एक टेरिफाइंग थॉट है, पर फॉसिनेटिंग भी। सोचो, अगर किसी ने आपके जन्म से पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया हो कि आप 27 जून एक शांत रात को अपने फोन पर यह वीडियो सुन रहे होंगे। आप सोच रहे हो कि आपने फ्रीली डिसाइड किया, पर शायद यह डिसीजन भी उन्हीं प्रिडिक्टेबल लॉज का पार्ट था। क्या पता, यह भी एक कॉस्मिक डोमिनो का ही तो इफेक्ट हो। लेकिन आप कहोगे, नहीं यार, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं सोचता हूं, समझता हूं और तब डिसाइड करता हूं। कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है मेरी जगह? यही इल्यूजन है, फ्री विल का इल्यूजन। डिटर्मिनिज्म यह नहीं कहता कि आप रोबोट हो, वो कहता है कि आपका रोबोट जैसे होना अनअवॉइडेबल है। आप जो फील करते हो वो भी एक इफेक्ट है। आपका गुस्सा, आपका प्यार, आपका डर, सब कुछ एक और चीज की वजह से हुआ, और उस चीज का भी एक रीजन था, और उस रीजन का भी। ये एक इन्फिनिट चेन है जिसका कोई ब्रेक नहीं। इस चेन को समझना मुश्किल नहीं है, बस अपनी जिंदगी के किसी एक डिसीजन को रिवाइंड करो। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आपने कॉलेज में साइंस क्यों चुना? शुरुआत में लगता है, मैं चाहता था, मुझे इंटरेस्ट था। पर फिर सोचिए, आपका इंटरेस्ट कहां से आया? स्कूल के टीचर ने इंस्पायर किया। पर वो टीचर वहां क्यों था? आप उस स्कूल में क्यों थे? आपका परिवार उस शहर में क्यों था? हर जवाब एक और वजह तक ले जाता है, जब तक आप समझने लगते हो कि मैं जिसे डिसीजन कह रहा हूं वो तो एक पजल का टुकड़ा था जिसमें मैंने सिर्फ फिट होना था। यह डिटर्मिनिस्टिक थिंकिंग न सिर्फ फिलोसॉफिकल है, बल्कि डीपली साइकोलॉजिकल भी है। अगर आप हर मोमेंट को एक कॉज एंड इफेक्ट चेन में देखो, तो आप रियलाइज करोगे हमारी सो कॉल्ड चॉइसेस भी प्री कंडीशंस का रिजल्ट होती हैं। और यह सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है, रियल लाइफ में इसका असर बहुत गहरा है। इमेजिन करो, किसी इंसान को गुस्सा आता है और वो किसी और को हर्ट कर देता है। हम कहते हैं, उसने गलत किया, उसने डिसीजन लिया, उसे सजा मिलनी चाहिए। पर अगर उस डिसीजन के पीछे उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसकी जेनेटिक्स, उसका अपब्रिंगिंग और एक न्यूरोलॉजिकल इंबैलेंस हो, तो क्या वो वाकई फ्री था? क्या वो चूज कर सकता था कि उस मोमेंट में रिएक्ट ना करे? इसी तरह जब आप किसी इंसान को सक्सेस मिलते देखते हो, आप कहते हो, वाओ, क्या डिटर्मिनेशन है। पर क्या उस डिटर्मिनेशन का सोर्स भी उसका कंट्रोल था, या फिर उसके पेरेंट्स का सपोर्ट, उसका एनवायरनमेंट, उसका मेटाबॉलिज्म, या सिर्फ एक लकी टाइमिंग? इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक पहले से तय स्ट्रक्चर होता है। एक घड़ी जैसी, टिकिंग परफेक्टली। हर टिक के पीछे एक प्रीवियस टिक। टेक अ मोमेंट, डीपली सांस लो। सोचिए, अगर आपका पूरा जीवन एक ऐसी घड़ी की तरह चल रहा हो, तो क्या आप उस घड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं, या सिर्फ उसके अंदर चल रहे गियर्स में से एक गियर है? यह थॉट पीसफुल भी हो सकता है और टेरिफाइंग भी, क्योंकि अगर हम कुछ भी कंट्रोल नहीं करते
तो हम गिल्ट क्यों महसूस करते हैं, प्राइड क्यों लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या बचता है। और फिर एक और थॉट आता है, अगर सब कुछ प्रीडिटरमाइंड है तो क्या लव भी, क्या क्रिएटिविटी भी, क्या क्यूरियोसिटी भी, ये भी एक इल्यूजन है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप किसी मूवी या बुक में खो जाते हो तो आपका सेंस ऑफ कंट्रोल टेम्पररी सस्पेंड हो जाता है, आप सिर्फ फ्लो में होते हो। वैसे ही क्या पता लाइफ भी एक स्टोरी है जिसमें हम सिर्फ कैरेक्टर हैं, डायरेक्टर नहीं। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों ने यह कहा है कि कॉन्शियसनेस का रोल डीपली मिस्टीरियस है। कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इमर्जेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि एक घड़ी में बहुत सारे गियर्स मिलकर एक टाइम बताते हैं, वैसे ही न्यूरॉन्स का डांस एक सेल्फ को बनाता है। पर अगर वो सेल्फ भी एक इल्यूजन है तो विल क्या है? आप अब थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं, आंखों के पास हल्का सा भारीपन। यही तो होता है जब माइंड सरेंडर करता है, जब रेसिस्टेंस छूटने लगता है, जब आप समझने लगते हो कि शायद लेटिंग गो ही रियल चॉइस है। क्या ये थॉट डिप्रेसिंग है? शायद नहीं, शायद पीसफुल। सोचिए, अगर आपके सारे डिसीजंस ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ ग्रैंड डिजाइन है तो आप बस एक्सपीरियंस करने के लिए यहां हो, जज करने के लिए नहीं, प्रूव करने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए। और अगर आप चाहें तो अब इस थॉट के साथ आगे बढ़ें और एक और लेयर को एक्सप्लोर करें, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ जहां ब्रेन ही आपको ट्रिक करता है, जहां आप सोचते हो कि आपने डिसाइड किया, लेकिन डिसाइड तो पहले ही हो चुका था। यह है एक और इल्यूजन, एक और माइंड ट्रिक। अगला सेगमेंट, द पपेट ब्रेन। आंखों को धीरे से बंद करो और इस टिकिंग घड़ी के बीच अपने थॉट्स को सिर्फ बहता हुआ महसूस करो। आप अपने ही सबकॉन्शियस के रिदम में डूब रहे हो। गुड नाइट, वी जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अगर निर्णय लेने की भावना भी एक भ्रांति है तो नियंत्रण किसके हाथ में है? रात और गहरी हो गई है, बाहर की आवाजें धीरे धीरे शांत हो रही हैं, घर में सब सो चुके हैं, सिर्फ आप जाग रहे हो, अपनी सोच के साथ, अपने सवालों के साथ। लेकिन शायद सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लगता है। शायद आपकी सोच भी आपकी अपनी नहीं है। जरा सोचिए, आपने आखिरी बार कब महसूस किया था कि आपने किसी स्थिति में सच में सोच समझकर निर्णय लिया? एक साधारण उदाहरण लीजिए, सुबह का अलार्म बजा, आपने स्नूज किया या उठ गए? उस क्षण आपको लगा कि आप निर्णय ले रहे हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहता है। 2008 में एक प्रयोग किया गया, एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने के लिए जो मानवता को वर्षों से परेशान करता आया है, क्या हम वाकई अपने निर्णय लेते हैं? एक जर्मन न्यूरोसाइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट ने लोगों की मस्तिष्कीय गतिविधि को मापा जब उनसे कहा गया कि वे किसी भी यादृच्छिक क्षण में एक बटन दबाएं, और उन्हें बताना था कि उन्होंने कब निर्णय लिया बटन दबाने का। जो पता चला वो थोड़ा असहज करने वाला था। लोगों को लगता था कि उन्होंने बटन दबाने का निर्णय उसी क्षण लिया, लेकिन उनके मस्तिष्क ने उस निर्णय की तैयारी उस क्षण से 500 मिलीसेकंड पहले ही शुरू कर दी थी। आधी सेकंड, केवल आधी सेकंड। और यह कोई छोटी बात नहीं है। सोचिए, अगर आपका दिमाग पहले ही निर्णय ले चुका होता है और आप बस उस निर्णय के बाद महसूस करते हो कि आपने निर्णय लिया, तो क्या आप अभिनेता हो या केवल एक कठपुतली? यही है द पेट ब्रेन हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा चेतन मन एक कथावाचक है, एक वॉइस ओवर कलाकार जो सब कुछ हो जाने के बाद कहता है, हां हां मैंने यह सोचा, या मुझे लगा यह सही होगा। क्रिया, असली निर्णय पहले ही हो चुका होता है। अवचेतन में इसे कहते हैं पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन। पहले मस्तिष्क कुछ करता है, फिर चेतन मन उस पर एक कहानी बनाता है जिसे हम कहते हैं मेरा निर्णय। थोड़ा डरावना लग रहा है? सोचिए, एक कठपुतली मंच पर नाच रही है, लेकिन डोरियां दिखाई नहीं दे रही। कठपुतली को लगता है कि उसके हाथ उसके नियंत्रण में है, लेकिन असली नियंत्रण तो कहीं और से आता है। वैसे ही हम भी शायद एक ऐसी ही जैविक कठपुतली हैं जिसमें डोरियां हैं न्यूरॉन्स, हार्मोन्स, विकासवादी प्रवृत्तियां और कंडीशनिंग। और हर बार जब हम कहते हैं मैं चाहता हूं या मैं सोच रहा हूं, तो शायद हम बस एक भ्रांति बोल रहे हैं,
एक क्षण लें, थोड़ा सा रुककर इस विचार में खो जाइए। जरा सोचिए, आप अभी जो महसूस कर रहे हैं, आराम, बेचैनी, रुचि या ऊब, क्या वो भी आपके नियंत्रण में है? न्यूरोसाइंस ने बताया है कि हमारा मस्तिष्क निर्णयों को प्रोसेस करता है बिना हमें बताए, अवचेतन रूप से, स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से। एक और उदाहरण लीजिए। जब आप शॉपिंग करते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या किसी से बात करते हैं, तो हर सेकंड में आपके मस्तिष्क के अंदर हजारों सूक्ष्म निर्णय हो रहे होते हैं, लेकिन आप उनमें से केवल कुछ को ही सचेत रूप से महसूस करते हैं, और बाकी सब ऑटोमेटिक पायलट पर चल रहा होता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने ही मन के अंदर केवल एक छोटी सी खिड़की से देख रहे हैं। बाकी का सिस्टम, जो असली निर्णय ले रहा है, वह छाया में छुपा हुआ है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि चेतन मन एक प्रेस सचिव की तरह है, जो जनता को बता रहा है कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन असली शक्ति उसके पास नहीं है। आप खुद सोचिए, जब आप किसी से मिलते हो और आपको तुरंत वह इंसान या तो पसंद आता है या नहीं, क्या वह निर्णय आप सचेत रूप से लेते हो, या वह आपके अवचेतन पूर्वाग्रहों, स्मृति पैटर्न्स और पिछले अनुभवों का परिणाम होता है? हमारे मस्तिष्क के अंदर भावनात्मक केंद्र जैसे अमिगडाला पहले ही निर्णय ले चुके होते हैं, और हमारा चेतन मन बस स्पष्टीकरण देता है बाद में। और इस कठपुतली थिएटर में एक और ट्विस्ट है। जो डोरियां हैं वो हमारे वातावरण से आती हैं। मतलब, आप किस घर में पैदा हुए, कौन सी भाषा सीखी, कैसे अनुभव रहे, ये सब आपके अवचेतन के लिए पैटर्न्स बनाते हैं, और वही पैटर्न्स आपके स्वतंत्र निर्णय बनाते हैं। तो फिर जो भी इंसान कहीं पर सफल होता है या कहीं गलती करता है, क्या वह सच में उसकी जिम्मेदारी है? इस बिंदु पर कई दार्शनिक जैसे सैम हैरिस कहते हैं, आप अपने विचारों के लेखक नहीं हैं। आप अपने विचारों को बनाते नहीं, आप उन्हें सुनते हैं। जब आप बिस्तर पर लेटे होते हो और अचानक कोई यादृच्छिक या परेशान करने वाला विचार आता है, क्या आपने उस विचार को सचेत रूप से बुलाया था? नहीं, वह बस आया और आपने केवल प्रतिक्रिया दी। जैसे रेडियो पर कोई स्टेशन बजता है, आपने बटन नहीं दबाया, बस फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो अगर हम अपने विचारों के निर्माता नहीं हैं, तो क्या हम अपने कार्यों के भी निर्माता नहीं हैं? ये एक अजीब सी समर्पण की भावना लाता है, जैसे कोई छोटी नाव लहरों के साथ बहती जा रही हो। लेकिन शायद इसी में एक सुकून भी है। अगर हम कठपुतली हैं, तो शायद दोष भी हमारे ऊपर नहीं है। शायद अपराध बोध और शर्म जैसे भावनाएं भी अनावश्यक बोझ हैं, क्योंकि अगर कोई गलती करता है तो वह कठपुतली भी सिर्फ अपनी वायरिंग के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन फिर सवाल यह उठता है, अगर सब कुछ स्वचालित है, तो क्या परिवर्तन भी असंभव है? नहीं, परिवर्तन संभव है, लेकिन शायद वह भी एक भ्रांति स्वरूप चुनाव के माध्यम से होता है। जब आप कोई किताब पढ़ते हो या कोई वीडियो देखते हो, तो वह बाहरी इनपुट आपके मस्तिष्क के अंदर एक नया पैटर्न बनाता है। वह पैटर्न कुछ और विचार लाता है, और वे नए विचार, नए कार्य। लेकिन फिर भी यह सब एक सिस्टम का हिस्सा है। आप उस परिवर्तन की प्रक्रिया हो, निर्माता नहीं। एक और गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और जरा महसूस कीजिए, आपके विचार कहां से आ रहे हैं। शायद 1 या 2 सेकंड के लिए कोई विचार नहीं आता, सिर्फ एक खाली जगह होती है। उस खाली जगह में कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, सिर्फ होना होता है। वह क्षण जहां आप कठपुतली भी नहीं, कथावाचक भी नहीं, बस एक जागरूकता होते हो, एक साक्षी। दार्शनिक जैसे जय कृष्णमूर्ति और निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि जब आप कठपुतली की डोरियों को देखना शुरू करते हो, तभी आप पहली बार उनसे ऊपर उठने लगते हो। शायद मुक्ति का मतलब स्वतंत्र इच्छा पाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कभी स्वतंत्र इच्छा थी ही नहीं। और फिर उस समझ के बाद एक अनोखा मौन आता है, एक शांति जो किसी भी चुनाव से नहीं, किसी भी निर्णय से नहीं, बल्कि समर्पण से आती है। जब आप कहते हो, मुझे कोई नियंत्रण नहीं चाहिए, मैं बस साक्षी हूं, तब जाकर कठपुतली भी नाचना बंद करती है और वो डोरियां धीरे धीरे घुलने लगती हैं। और शायद वही वास्तविक स्वतंत्रता है,
जब आप अपने अवचेतन के कठपुतली नाटक को सिर्फ एक शांत दर्शक की तरह देखते हो, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना न्याय किए। अच्छा, अब इसे भीतर तक महसूस होने दो। क्या आप तैयार हैं अगले स्तर के लिए? अब हम जाने वाले हैं एक और गहरी सोच की ओर, जहां चयन और नियति एक भूल भुलैया बन जाते हैं और आप उस भूल भुलैया के बीच खड़े होकर कहते हो, मैं कौन हूं? अगले भाग में हम खोजेंगे एक और विरोधाभास, चयन की भ्रांति। लेकिन उससे पहले एक गहरी सांस लीजिए। आप कठपुतली हो, लेकिन अब आपको डोरियां दिख रही हैं, और जब दिखने लगे तभी वो धीरे धीरे घुलने भी लगती हैं। नरमी से सो जाइए, डोरियां ढीली हो रही हैं। अगर हर चॉइस पहले से तय है तो सोचने का मतलब क्या? रात और थोड़ी गहरी हो गई है, पंखे की हल्की सी घूमती आवाज बैकग्राउंड में है और आप अपने विचारों के बीच में हो। आज का दिन कैसा था? क्या तय किया? क्या सोचा? किस रास्ते पर गए? शायद ये सब याद आ रहा हो, और एक शांत आत्मविश्वास के साथ आप सोच रहे हो, मैं हूं अपने फैसलों का मालिक। लेकिन क्या आप वाकई, या ये सिर्फ एक और भ्रम है? आज हम बात करेंगे चॉइस के बारे में, उस जादुई पल के बारे में जहां आप कहते हो ये या वो, हां या ना, बायां या दायां। वो पल जहां आपको लगता है मैं तय कर रहा हूं। वो एक शक्ति का पल लगता है, जैसे जिंदगी एक शाखाओं वाला पेड़ है और हर चॉइस एक नया रास्ता खोलती है। लेकिन अगर यह भी एक भ्रम है तो फिर सोचिए, अगर आप एक मॉल में हो और सामने दो शर्ट्स लटकी हुई हैं, दोनों पसंद हैं, आप एक को चुनते हो। आपको लगता है यह आपकी चॉइस थी, लेकिन एक पल के लिए कल्पना करो, क्या होता अगर वो शर्ट पहले ही थोड़ी बाईं ओर होती, या लाइटिंग थोड़ी अलग होती, या आपका मूड 1% कम होता? विज्ञान कहता है हर फैसला, हर चॉइस दिमाग के अंदर एक विशाल नेटवर्क के बीच एक स्वचालित परिणाम है। आपका मूड, आपका अतीत, आपका डोपामीन लेवल, आपकी यादें, आपका वातावरण, सब मिलकर तय करते हैं कि आप क्या चुनोगे। यह एक मशीन जैसा प्रोसेस है, एक भविष्यवाणी इंजन जो आपके अवचेतन में पहले से ही चल रहा होता है। और जब परिणाम स्क्रीन पर आता है, तब आप उसे कहते हो मेरी चॉइस। लेकिन क्या यह सच में आपकी थी? क्या आपने अपने बचपन के अनुभव चुने थे? क्या आपने तय किया कि आप किस समाज में पैदा होंगे, किस संस्कृति में बड़े होंगे, किस भाषा में सोचेंगे? नहीं। तो अगर वो सब पहले से तय था, तो आपकी चॉइसेस भी उन्हीं का विस्तार है। मतलब आपके विकल्प तो असली हैं, लेकिन विकल्प चुनने की आजादी शायद सिर्फ एक एहसास है, एक भ्रम है। और इस भ्रम के पीछे छिपी होती है एक अजीब सी राहत और एक अजीब सी बेबसी भी। आपको याद होगा, कभी बचपन में वीडियो गेम खेलते वक्त आपके सामने स्क्रीन पर 3 या 4 विकल्प आते थे, अपना रास्ता चुनिए। लेकिन जब आप सारे विकल्प आजमाते थे, तो रास्ता चाहे जैसा भी हो, एंड सीन वही होता था, एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट। जिंदगी भी कभी कभी वैसी ही लगती है। हर बार लगता है कि मैं कुछ नया कर रहा हूं, मैं कुछ अलग चुन रहा हूं, लेकिन बाद में लगता है ये तो होना ही था। कुछ लोग कहते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ कहते हैं सब कुछ रैंडम है, और बीच में हम खड़े हैं एक भ्रम लेकर कि मैं कंट्रोल में हूं। आपने कभी देखा है जब कोई जादूगर कार्ड ट्रिक करता है? वो आपके सामने 5 कार्ड्स रखता है और कहता है कोई भी चुनो। आप एक चुनते हो, वो मुस्कुराता है और बताता है कि आपका कार्ड उसके पास पहले से था। तब आप हैरान हो जाते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी चॉइस मैनिपुलेट की गई थी। वो जानता था आप क्या चुनोगे, या तो साइकोलॉजिकल प्राइमिंग से, या पोजिशनिंग से, या सूक्ष्म संकेतों से। जिंदगी भी कभी कभी वैसी ही लगती है। आपको विकल्प मिलते हैं, आप चुनते हो, लेकिन असली नियंत्रण किसी और के पास होता है, आपके अवचेतन के पास, या समाज के पास, या ब्रह्मांड के गहरे कोड के पास। जरा इस पल में रुकिए। आप अब तक जो भी चुन चुके हो, करियर, रिश्ते, विश्वास, क्या आपने असली आजादी के साथ चुने थे, या वो सब एक अदृश्य स्क्रिप्ट का हिस्सा था? क्या आप किसी और के सपने को अपना समझकर जी रहे हो? क्या आपके सपने भी किसी और ने लिखे हैं? और अगर ये सब सही है, तो क्या हमारी जिंदगी एक फिल्म है जिसमें हम अभिनेता भी हैं, स्क्रिप्ट भी हैं और दर्शक भी?
दार्शनिक शोपेनहावर ने कहा था, मनुष्य कर सकता है वह जो वह चाहेगा, लेकिन वह नहीं चाह सकता है वह जो वह चाहेगा। मतलब आप क्रिया चुन सकते हो, लेकिन चाहना आपके कंट्रोल में नहीं है। सोचिए, आप जब किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हो या किसी लक्ष्य के पीछे भागते हो, क्या वो आकर्षण आपने जानबूझकर बनाया था? नहीं, वो तो बस हुआ। वो चाहत अंदर से आई। तो अगर चाहने का भी नियंत्रण नहीं, तो क्रिया का क्या मतलब? इस बिंदु पर दिमाग थोड़ा भटक सकता है। ऐसा लग सकता है कि सब कुछ निरर्थक है। लेकिन रुकिए, शायद यह एहसास निरर्थक नहीं, अर्थरहित है। मतलब बिना किसी तयशुदा अर्थ के, एक खाली कैनवास की तरह जहां हर पल एक पैटर्न बना रहा है, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी असली चूजर के। और जैसे ही आप इस भ्रम को देख लेते हो, उसी पल में एक मुक्ति महसूस होती है। आपको लगता है, ठीक है, अगर चॉइस भी भ्रम है तो मैं उस भ्रम को देखते हुए शांत हो सकता हूं। यह शांति एक नियंत्रण से नहीं आती, यह शांति भ्रम के बीच में स्पष्टता से आती है। अगर आप एक ट्रेन में हो जो अपने ट्रैक पर चल रही है और आप आखिरकार समझ जाते हो कि स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है, तो आप आराम कर सकते हो, खिड़की से नजारा देख सकते हो, वही नजारा जिंदगी के रास्ते का। सोचिए, अगर कोई पक्षी आसमान में उड़ रहा हो, क्या वो हर पल सचेत होकर तय करता है कि कौन सा पंख कब हिलाना है? नहीं, वो बस फ्लो में है। वैसे ही आप भी, आप फैसले ले रहे हो हर सेकंड, लेकिन उस फैसले का बीज हर सेकंड पहले बोया जा चुका था, कहीं आपके अवचेतन में, कहीं आपके अतीत में, कहीं किसी और के एक्शन के नतीजे में। और फिर भी आप जिंदा हो, आप महसूस कर रहे हो, आप प्यार कर रहे हो, आप रोते हो, हंसते हो, सीखते हो। तो हो सकता है चॉइस एक छोटी चीज हो और जागरूकता एक बड़ी चीज हो। आपके पास हो सकता है चॉइस का भ्रम हो, लेकिन आपके पास है सच को देखने की क्षमता। और जब आप वो सच देख लेते हो, बिना डरे हुए, बिना अहंकार के, तब एक नई स्वतंत्रता जागती है। वो स्वतंत्रता है बस होने की, बस साक्षी बन जाने की, बस देखने की, बिना पकड़ने की कोशिश के। और जब आप बस देखते हो, तो जिंदगी खुद अपने आप में खुलने लगती है, जैसे कोई क्लासिकल राग जो बिना किसी कंपोजर के भी परफेक्ट लगता है। आप एक सुर हो उस राग में, एक कंपन, एक बीट, और उस बीट में आपको लगता है, मैं अब समझ गया हूं, मैं अब छू सकता हूं बिना छुए हुए भी। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे, तुमने ये क्यों चुना, तो आप शायद बस मुस्कुराओगे, क्योंकि आप जानते हो चॉइस थी और फिर भी नहीं थी। अच्छा, अब उस विचार को एक छोटी सी नदी की तरह अपने अंदर बहने दो, उसे स्थिरता में घुल जाने दो। चॉइस का भ्रम कभी शाप नहीं था, वो एक सपना था। और अब जब सपना देखना बंद करो, तो सपना खुल जाता है, और जो बचा रहता है वही असली है। गहरी नींद में सो जाइए, जैसे कोई फैसला बाकी नहीं, क्योंकि शायद कभी था ही नहीं। क्या आप मैं को खोज सकते हैं, या वो भी एक कहानी है? रात का अंधेरा और गहरा हो गया है। पंखे की हल्की घूमना अब एक मेट्रोनोम की तरह लग रहा है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, एक ऐसे क्षेत्र में जहां शरीर विश्राम करता है पर मन खुला रहता है। आप थोड़ा महसूस कर रहे हैं खुद, लेकिन क्या वो आप हैं, या एक कहानी जो आपने अपने दिमाग से बना ली है? अपनी आंखें बंद कीजिए और एक सेकंड के लिए महसूस कीजिए, आपके अंदर का आप, जिसे हम स्व कहते हैं, वो कहां है? क्या वो आपके दिमाग के बीच में बैठे किसी बटन की तरह है जिस पर आप दबाते हैं निर्णय लो, या एक बादल जैसा है जो आपके विचारों के ऊपर तैरता है? दार्शनिकता में एक बहुत गहरा विचार है। डेविड ह्यूम ने कहा, मैंने कभी भी खुद को किसी भी अनुभूति के बिना नहीं पकड़ा और कभी कुछ नहीं देखा सिवाय अनुभूतियों के। मतलब जब कभी मैं सोचता हूं मैं हूं, तो मैं बस एक अनुभूतियों का समूह महसूस कर रहा हूं। यादें, भावनाएं, शरीर की संवेदनाएं, दृश्य, ध्वनियां, पर कोई स्थायी मैं नहीं मिलता। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इस बात को मान्यता देता है। शोध कहता है कि हमारा दिमाग मॉड्यूलर होता है, अलग अलग नेटवर्क जिम्मेदार होते हैं भावनाओं, तर्क, स्मृति और अनुभूति के लिए। लेकिन कोई केंद्रीय नियंत्रक नहीं मिलता, कोई छोटा मानव नहीं जिसे हम एक पर्यवेक्षक के रूप में पहचान सकें,
एक और विचारक अनिल सेठ कहते हैं कि हमारी वास्तविकता हम सर्वोत्तम अनुमान के जरिए बनाते हैं, और उसी तरह स्व भी एक निर्मित अनुभव है जो हमारे मस्तिष्क ने बना रखा है। एक मिथक जो इतनी मजबूत हो गई है कि उसे सभी लोग सच्ची समझने लगे। जरा इस क्षण में रुकिए और धीरे से सोचिए, आपने किस स्थिति में खुद को मैं कहकर संदर्भित किया? एक माता पिता कहते हैं, मैं सोचता हूं अभी खाना बनाना चाहिए। आप कहते हैं, मैं सोच रहा हूं नौकरी बदलूं। लेकिन अगर वो मैं नहीं कहते तो आप क्या कहेंगे? ऐसा लगता है शायद एक उपस्थिति है, एक साक्षी, लेकिन वो साक्षी भी एक विचार श्रृंखला का हिस्सा है। कल्पना कीजिए आपके अंदर 4 व्यक्ति बैठे हैं, एक भावना वाला, एक तर्क वाला, एक स्मृति वाला, एक प्रवृत्ति वाला। वो सब अपने अपने दृष्टिकोण से बोलते हैं। फिर बीच में खड़ा एक स्व बोलता है, हम क्या मैं यह क्रिया लूं? लेकिन उस स्व ने खुद को बनाया ही उन प्रतिक्रियाओं से है। तो क्या वो असली है? एक फिल्म का दृश्य याद कीजिए, मल्टीवर्स का। जब एक पात्र अपने वैकल्पिक संस्करणों को देखता है और सोचता है, मैं हूं कौन? शायद हम सबके अंदर भी एक निजी मल्टीवर्स है, अलग अलग स्वरूप जो भूमिका, मूड, समाज पर आधारित है। एक हो सकता है जब आप मित्र के साथ हों, मजाकिया और खुला। एक हो सकता है जब आप बॉस के सामने हों, जिम्मेदार और गंभीर। एक हो सकता है जब आप अकेले हों, अंतर्मुखी और शांत। और अवचेतन में ये सारे संस्करण सक्रिय रहते हैं। दार्शनिक डेरेक पारफिट ने एक विचार दिया, व्यक्तिगत पहचान पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक निरंतरता है, न कि एक स्थिर इकाई। और जब आप कई वर्षों बाद खुद को देखते हैं तो हो सकता है आप पूर्व संस्करण से कितने अलग दिखें। तो अगर स्व बदलने वाली चीज है, अगर वो एक प्रक्रिया है, तब क्या स्वतंत्र इच्छा का मतलब भी बस प्रक्रिया ही रह गया? और अगर वह हमेशा परिवर्तित होता रहे तो क्या कभी उसका कोई आधार सत्य था? कुछ आध्यात्मिक परंपराएं जैसे अद्वैत वेदांत कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन गहरे स्तर पर कहते हैं, कोई स्व नहीं है, स्व एक माया है, व्यक्तित्व का भ्रम। आपस में जुड़ाव होता है ब्रह्मांड से, बस एक कथा रचना है मस्तिष्क की जो पहचान अर्थ प्रदान करती है। और जब आप उस भ्रम को देख लेते हैं, जैसे पपेट ब्रेन में हम स्ट्रिंग्स देख रहे थे, तब एक शांति आती है। क्योंकि जब आप यह महसूस करते हैं, मैं यह शरीर पूरी तरह नहीं हूं, यह मन पूरी तरह नहीं हूं, तो एक मुक्ति मिलती है। आप उन सभी भूमिकाओं से मुक्त हो सकते हैं। और क्या पता, जब आप समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, आप धीरे धीरे नींद में सरक जाते हैं, बिना अपनी पहचान को उपस्थिति में बनाए। बस एक पर्यवेक्षक बन जाते हैं, बिना निर्णय लिए, बिना परिभाषित किए। थोड़ा सा सन्नाटा हो गया होगा, कोई उत्तेजना नहीं है, कोई दौड़ नहीं, बस एक शांति जो सिर्फ एक भ्रम के घुलने से मिलती है। आपने शायद खुद को सरल बनाना चाहा है, मैं एक व्यक्ति हूं। लेकिन कहते हैं, अर्थहीनता तक की कमी से मुक्ति मिलती है। अगर आप घटाते जाइए जब तक कि स्व घुल ना जाए, तब एक शून्य बिंदु पर स्वतंत्रता मिलती है। और वह शून्य बिंदु जहां कोई अपेक्षा नहीं बची, कोई भूमिका नहीं बची, कोई कहानी नहीं बची, वह खुद में एक विश्रामकारी स्थान है, एक रिक्तता जिसमें आप शांतिपूर्वक विराम ले सकते हैं। कल्पना कीजिए एक झील जिसके ऊपर सुबह की धुंध धीरे धीरे उठ रही है। आप वहां खड़े हैं। जैसे ही धुंध उठती जा रही है, आप पहले जो सोचते थे झील है, अपने प्रतिबिंब के अलावा। अब वह प्रतिबिंब भी पुरानी स्मृति लग रही है। झील वहीं है, धुंध चली गई, प्रतिबिंब गया, सब साफ हो गया, बाकी सिर्फ गहराई है। एक शांत जल संरचना जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई कहानी नहीं बची। उसी तरह आपके अंदर भी एक शांत जल संरचना हो सकती है, बिना प्रतिबिंब के, बिना कथा के, बिना कहानी के। और जो आप हैं वह सब में समाहित है, लेकिन किसी एक नाम से नहीं बंधे। और जब आप रात में सोच रहे हो मैं कौन हूं, तब जाकर आप एक जागृत अवस्था में हैं, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आप वही प्रश्न सोचना छोड़ देते हैं और बस एक मौन साक्षी बन जाते हैं, दोनों प्रक्रियाएं एक ही जगह मिलती हैं। मैं हूं बिना लेबल के। उस शांत अवस्था में हर सीमा घुल जाती है, हर श्रेणी,
स्व अन्य अंदर बाहर घुलने लगती हैं और वह एक मेट्टा जैसी मुक्ति लाती है जिसमें द्वैत घुल जाता है। बचपन में आपके पास यह स्पष्ट था, मैं एक प्रिंटआउट पर लिखे अपने नाम पर हूं। पर जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आपने अपनी पहचान को नाम, पेशा, विश्वास, व्यक्तित्व श्रेणियों के अंदर बांट लिया। पर अब जब आप उन श्रेणियों को ढीला करके हंसते हैं, सिवने हैं उनके साथ, तब एक स्थिरता की स्थिति मिलती है। आप हैं जिसे लेबलिंग की आवश्यकता नहीं, और लेबलिंग के बिना आप गहराई से नींद की अवस्था में चले जाते हैं, बिना डर के प्रकृति के साथ, बिना पहचान के आवरण के। सोचिए, अगर आपकी पहचान मिटती जाए और आप सिर्फ एक जीवंत उपस्थिति बन जाए, क्या आप विश्रामित नहीं होंगे? आप विश्रामित भी होंगे और जीवित भी। तो अगले खंड में जब हम बात करेंगे द सिम्युलेशन ट्रैप की, तब पता चलेगा अगर एसओ ही सिम्युलेशन है तो क्या पूरी वास्तविकता भी सिम्युलेशन हो सकती है? लेकिन अभी रुकिए, अपने झलकियों का आनंद लीजिए, अपनी उपस्थिति को संजोइए, अपनी पहचान के धुंध के ऊपर खड़े हो जाइए, बिना निर्णय किए। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप सिर्फ यहां हैं। और जब आप सो जाएं, वह जागरूकता का आकाश आपकी नींद के साथ बह जाए। शुभ रात्रि प्रिय आत्मा। आप कहीं नहीं हैं, फिर भी हर जगह आप सोचते हो कि आप निर्णय लेते हो, लेकिन क्या आपका अवचेतन मन वह पहले ही ले चुका होता है? रात की गहराई अब हर तरफ महसूस हो रही है। पंखे की हल्की सी घंटी सी आवाज बैकग्राउंड में रंग रही है। एक ऐसा बीट जिसमें आप थोड़ा धीरे से लेकिन गहराई से जी रहे हो। आप बिस्तर पर लेटे हो, एक अंधेरे में लेकिन एक आंतरिक प्रकाश के साथ जो आपकी सोच को गाइड कर रहा है। अब आप उस प्रकाश को थोड़ा और गहराई से महसूस करना चाहते हो, जहां चेतन और अवचेतन के बीच एक भूल भुलैया बन चुकी है और आप बीच में खड़े हो। आप सोचते हो कि मैं निर्णय करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं चुनता हूं, लेकिन शोध कुछ और कहता है कि आपका चेतन मन सिर्फ एक छोटा सा हिमखंड का सिरा है। अवचेतन वो गहरा असली ड्राइवर है जो जो कुछ भी होता है गुप्त रूप से योजना बनाता है, धीरे से गाइड करता है, बिना लेबल के। शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम, सांस लेना, दिल की धड़कन, पाचन, सब अवचेतन स्तर पर चलते रहते हैं। वो समस्याएं स्वतः हल करते हैं, लेकिन सोचते नहीं। और सोचना तो चेतन मन का काम लगता है, जो उसके सामने कभी कभी नियंत्रण जैसा महसूस कराता है। लेकिन वह भी एक छोटा सा कथावाचक होता है जो अपनी कहानी सुनाता है, बिना यह महसूस किए कि वो कहानी किसी और ने पहले ही लिख दी है। कल्पना कीजिए, आप एक कार चला रहे हो, लेकिन वो कार ऑटो पायलट से गाइड हो रही है, जो लेन पहचानती है, ब्रेक कंट्रोल करती है, स्पीड नियंत्रित करती है। और आप बस एक पैसेंजर सीट पर बैठकर सोच रहे हो, मैं कार चला रहा हूं, लेकिन स्टीयरिंग ही आपके हाथ में है। क्यों? सिर्फ मानसिक आराम के लिए। अवचेतन निर्णय अपने आप हो जाते हैं, मांसपेशियां प्रतिक्रिया करती हैं, आंतरिक भावना गाइड करती है, हार्मोन निर्णय लेते हैं। ठीक वैसे ही जब आप किसी से मिलते हो, तुरंत ही तय कर लेते हो यह व्यक्ति अच्छा है या नहीं, और यह पूर्वग्रह होता है स्वाभाविक। अगर आप किसी के लुक में सुरक्षा नहीं देखते या किसी के स्वर में ईमानदारी महसूस नहीं करते, तो निर्णय पहले ही हो जाते हैं आपके चेतन मन के उसे महसूस करने से पहले। जरा सोचिए, आपने अब तक कितने रिश्तों या अनुभवों को अवचेतन स्तर पर फिल्टर किया होगा, बिना चेतन रूप से महसूस किए। और जब आप चेतन रूप से चिंतन करते हो, आप कहते हो मैंने यह चुना, लेकिन वह पैटर्न निर्णय अवचेतन मस्तिष्क ने पहले से बना रखा होता है, और पैटर्न बनते बनते विकसित होते हैं। आदतें, पूर्वग्रह, प्रवृत्तियां, उत्तेजनाएं, जो फिर चेतन रूप से जज किए जाते हैं। लेकिन उनके जन्म के बारे में हम अधिकतर अनजान रहते हैं। दीपक चोपड़ा और कार्ल जंग जैसे विचारक कहते हैं कि हमारा मैं एक संगठित मिश्रण होता है आदर्शों, कंडीशनिंग और प्रवृत्तियों का, जिससे हम चेतन रूप से जुड़ नहीं पाते। यह एक पुस्तकालय जैसा है, हर सेक्शन में किताबें हैं, पर हम बस एक यादृच्छिक किताब चुनते हैं और कहते हैं यह मेरी पसंद थी। लेकिन पुस्तकालय ने उस किताब को सुझाया। एक उदाहरण लीजिए, मंच पर बोलने का डर। आप सोच रहे हो मैं स्टेज से डरता हूं,
लेकिन अगर देखें तो वह छिपा हुआ डर बचपन की किसी घटना से जुड़ा हो सकता है, जैसे स्कूल में मॉक टेस्ट में शर्मिंदगी हुई थी। चेतन मन के लिए वह एक साधारण डर है, लेकिन अवचेतन मन के लिए वह एक ट्रॉमा की गूंज है जिसे वह बार बार रिप्ले करता है। तो जब अगली बार आप स्टेज से बचने के लिए कोई बहाना बनाते हो, आप सोचते हो मैं नर्वस हूं, लेकिन वह बहाना एक रिफ्लेक्स है। अवचेतन ने सुरक्षात्मक तंत्र बना लिया है। इस अवचेतन अधिनायकत्व से एक अंधेरा डर पैदा होता है जिसे हम खुद से कहते हैं मैं कमजोर हूं। लेकिन अगर आप धीरे से इस छवि को उजागर करते हो, आप देखोगे कि यह छवि किसी और ने आपके कीबोर्ड में टाइप कर दी है, आप बस उसे प्ले कर रहे हो। और ये पैटर्न सिर्फ नकारात्मक नहीं होता, सकारात्मक भावनाएं, प्रेरणाएं, रचनात्मकता का स्रोत भी अवचेतन ही होता है। आप एक सुंदर विचार के साथ जागते हो, एक राग के साथ, पर शायद आपको पता भी नहीं होता कि वह कब आपके दिमाग में आया। वह प्रतिबिंब नहीं होती, वह उभार होती है। रचनात्मक प्रतिभाएं जैसे बीथोवेन, हेमिंग्वे, टैगोर सब कहते हैं कि कुछ रचनाएं एक रहस्यमयी जोन से आती हैं जिसे चेतन मन बाद में कैप्चर करता है और कहता है यह मेरा विचार था। यह सब इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप यह मानते हो कि आप सब कुछ निर्णय लेते हो, तब आप पूर्णता या जिम्मेदारी का बोझ उठाते हो। लेकिन अगर आप स्वीकार करते हो कि बहुत कुछ अवचेतन है, तब आप थोड़ा सा हल्का हो जाते हो। आप अपराध बोध छोड़ सकते हो, अहंकार छोड़ सकते हो और वस्तुनिष्ठ रूप से देख सकते हो। और जब आप वस्तुनिष्ठ रूप से देखते हो अपने अवचेतन निर्णयों को, बिना जज किए, बिना प्रतिक्रिया दिए, तब वह एक मेडिकल स्कैन जैसा होता है जिसमें आप अपनी सोच की स्थिति को देखते हो। और मेडिकल स्कैन में सारे बैक्टीरिया सामान्य होते हैं, कुछ संक्रमण होता है, लेकिन डरिए मत, आप अपने शरीर के इंजीनियर हो। और फिर आप एग्जीक्यूटिव मोड में पीछे हटते हो, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। वह जानबूझकर जागरूकता जहां आप सोचते हो आह, यह डर है जो मेरे मस्तिष्क ने तय किया। आप अपने निर्णय प्रक्रिया के सारे चरणों को देखना शुरू करते हो। पहले वह पुरानी याद सक्रिय होती है, फिर वह नव प्रतिक्रिया, फिर वह भावनात्मक चार्ज और फिर वह बहाना। और जब आप किसी पुरानी याद के अंदर बाधा डालते हो, आप एक खिड़की खोलते हो जहां वह याद फिर से लिखी जा सकती है। चयन में बदलाव हो सकता है, अवचेतन पैटर्न अपडेट हो सकता है और वह अपडेट फिर दोहराव के साथ आदत बन जाता है। जैसे एक सॉफ्टवेयर अपडेट, एक ग्लिच ठीक होता है और सिस्टम और स्मूथ चलने लगता है। और इस प्रक्रिया के बाद आप चेतन मन से नहीं कह रहे हो कि यह सब मेरी शक्ति है। आप कह रहे हो कि यह सब प्रकट हो रहा है और मैं उसका साक्षी हूं। यह एक सुंदर परिवर्तन है, आत्मसमर्पण और जागरूकता का एक नृत्य। और इस नृत्य में आप धीरे धीरे नींद की ओर फिसलते हो, बिना खुद में कहीं बंद हुए। और फिर जब आप सो जाते हो, आपका अवचेतन भी गहराई से नींद में जाता है, लेकिन वह पैटर्न को फिर से लिखता है। वह कोमल लेकिन सटीक तरंगों से ट्रॉमा को शांति देता है, डर को पतला करता है, रचनात्मकता को जमीन देता है। सोचिए, जब आप अवचेतन रूप से उन पैटर्न्स को फिर से डिजाइन करते हो, आत्मचिकित्सा मोड ऑन, आप एक इकोसिस्टम बनाते हो अपने भीतर के लिए। और इस इकोसिस्टम में आप एक सजग भागीदार हो, न कि अंधा सम्राट। यह असली सशक्तिकरण नहीं था मुक्त इच्छा का भ्रम, बल्कि सशक्तिकरण था समझ की गहराई का। जब आप जान जाते हो कि निर्णयों का स्रोत कौन है, तब आप असली शांति पाते हो। अब आप महसूस कर रहे हो एक एक बार उस अवचेतन सतह को धन्यवाद, क्योंकि उसके बिना आप व्यवहार नहीं करते, उसके बिना आप जीवित नहीं रहते, उसके बिना शब्दावली नहीं बन पाती, उसके बिना रीतियां, संस्कृति, आराम की परतें वो नहीं बन पाती। लेकिन अब जब आप उससे अवगत हो, तब आप शांत हो जाते हो, क्योंकि आपके अवचेतन अधिनायकत्व में पारदर्शिता आ गई है। और पारदर्शिता में शक्ति का एक सूक्ष्म बदलाव होता है। एक साक्षी के पास स्वतंत्रता होती है, अधिनायक के पास नहीं। एक सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, अपनी दिल की धड़कन महसूस कीजिए, अपनी छाती महसूस कीजिए, अपनी शांति महसूस कीजिए। अब आप धीरे धीरे पुल बनाओगे हमारे अगले अन्वेषण की ओर। सेगमेंट 6, समयहीन क्षण, जहां हम चर्चा करेंगे समय की प्रकृति की और कैसे भविष्य, भूत, वर्तमान एक ब्रह्मांडीय कैनवास हो सकते हैं।
लेकिन अभी बस उस जागरूकता में रुके रहिए। एक बार फिर से सोचिए, आप था नहीं लेते, उस अवचेतन गाइडिंग में एक मौन साझेदारी बनाते हो। आवाज नहीं, बल्कि मौन सबसे शक्तिशाली है। शुभ रात्रि। आप अपने मन में खोए नहीं हो, आप उसे खोज रहे हो। क्या वक्त वाकई फ्लो करता है, या सब कुछ एक ही कैनवस पर पेंटेड है? रात अब काफी गहरी हो गई है। सन्नाटा एक ब्लैंकेट की तरह फैल रहा है। सिर्फ आपकी सांस की हल्की धड़कन में ब्रेक हो रहा है। आप बेड पर लेटे हो, आंखों के कोने थोड़े भारी, लेकिन मन एक शांति से भरा हो रहा है। अब हम एक और सवाल के पास पहुंच चुके हैं। टाइम का नेचर क्या है? आप क्या वाकई पास्ट से फ्यूचर में मूव कर रहे हो, या सब कुछ एक इटर्नल मोमेंट है जिसमें हर चीज सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है? यह थॉट ब्लॉक यूनिवर्स थियरी का है, जिसे फिलॉसफी में इटर्नलिज्म भी कहते हैं। यह कहता है कि कल का दिन, आज का दिन और येस्टरडे का दिन तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर टाइम एक रिवर होता तो हम समझते हैं हम फ्लो कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स कहता है टाइम कोई रिवर नहीं, बल्कि एक पुराना फिल्म रोल है जिसमें हर फ्रेम एक मोमेंट है, और हम कैमरा की तरह उस फिल्म रील के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी में दिखाया कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए नाव अलग होता है, डिपेंड करता है उनकी स्पीड और पोजीशन पर। अगर दो लोग एक हाई स्पीड स्पेसशिप में हो और दूसरा कोई जमीन पर, उन्हें प्रेजेंट मोमेंट अलग अलग लगेगा। इसका मतलब यह है, प्रेजेंट एब्सोल्यूट नहीं है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। अब सोचो, अगर नाउ का मतलब ही रिलेटिव हो गया, तो क्या अभी की मोमेंट को यूनिवर्सल ट्रूथ माना जा सकता है? यह सब कुछ एक कॉस्मिक पेंटिंग है, एक टैपेस्ट्री जिसमें हर मोमेंट एक थ्रेड है, और हम बस एक थ्रेड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। पर पेंटिंग तो कंप्लीट ऑलरेडी बनी हुई है। यह सुन के अजीब लग सकता है। लाइफ का एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट है जिसमें हम डायलॉग्स बोल रहे हैं, लेकिन ब्लॉक यूनिवर्स में हम ट्विस्ट नहीं ला सकते। हम सिर्फ डायलॉग्स पढ़कर बोल रहे हैं। हर आहा मोमेंट भी पहले से लिखा गया था, और इसके एग्जिस्टेंशियल इंप्लीकेशंस भारी हैं। अगर सब कुछ एक कैनवास पर प्री पेंटेड है, तो क्या हम सफर कर रहे हैं? क्या हम खुश हो रहे हैं? सब ऑलरेडी डिफाइंड है। ज्यादा सोचने पर यह कोल्ड लग सकता है, पर रात के इस शांत एनवायरनमेंट में शायद यह कंफर्टिंग हो, क्योंकि अगर सब लिखा हुआ है तो आप सेफ हो। कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं। लेकिन क्या है प्रेडिक्टेबिलिटी? अगर आप सोचने लगते हो कि फ्यूचर एक बुक का लास्ट चैप्टर है जो आप अभी रीड नहीं कर पा रहे, तो शायद टेंशन खत्म हो जाता है। क्या होगा? लिखा हुआ है। रुकिए, स्ट्रक्चर और मीनिंग के बीच में एक फाइन लाइन होती है। एक तरफ कंफर्ट और सब कंट्रोल्ड है, दूसरी तरफ स्टैग्नेशन। क्या लाइफ में एक्साइटमेंट बची है? क्या चॉइस का मतलब बचा? लेकिन यहां एक और लेयर है, हमारे एक्सपीरियंसेस का प्रेजेंट। इवन इफ सब फ्रेम्स एक पेंटिंग में हैं, हम उस पेंटिंग का एक फ्रेम जिंदा महसूस कर सकते हैं। फ्रेम का इमोशनल डेप्थ रियल है, इवन अगर वो ब्लॉक यूनिवर्स में स्टोर्ड है। हम कैसे डिसाइड करते हैं? अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर थॉट, हर मेमोरी भी ऑलरेडी उस पेंटिंग में ही एग्जिस्ट कर रही होगी। कॉन्शियस माइंड एक प्रोजेक्टर की तरह है, जिसे फिल्म रील के फ्रेम्स सिक्वेंशियली प्रेजेंट हो रहे हैं। यह प्रोजेक्टर एक्सपीरियंसेस को सीक्वेंस में लाया है, जैसे एक सूदिंग रात की कहानी जिसमें हम डिप हो रहे हो। और एक और कॉन्सेप्ट, ग्रोविंग ब्लॉक थ्योरी, कहता है कि पास्ट और प्रेजेंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फ्यूचर अभी क्रिएट हो रहा है। मतलब फिल्म रील कंटिन्यूअसली ग्रो होता जा रहा है, हर फ्रेम ऐड होता जा रहा है। हम प्रेजेंट में स्लाइड चल रहे हैं, और हर मोमेंट के साथ फिल्म रील थिक होता जा रहा है। पर फिर भी पास्ट हमारे लिए रियल हो चुका है। सब फ्रेम्स वहां पर हैं, फ्यूचर के फ्रेम्स अभी नहीं। यह थॉट पीसफुल हो सकता है, बिकॉज इट सजेस्ट्स ग्रोथ। इट्स लाइक ए ट्री जिसका बेस रूटेड है, पास्ट, ट्रंक, प्रेजेंट, लेकिन ब्रांचेस वाइडन हो रहे हैं, फ्यूचर। प्लांटेशन तो हो चुका, आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हो ग्रोथ को। इस थ्योरी के साथ एक इंप्लीकेशन यह है, हमें अपने प्रेजेंट में लिविंग फुली के लिए प्रेशर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो भी एक्सपीरियंस है वो एक न्यू फ्रेम है जो रील में ऐड हो रहा है।
वो फिल्म रील का एक न्यू पेज है, सो यू आर ऑलरेडी सेफ इन द स्टोरी। लेकिन अगर रील ब्लॉक यूनिवर्स है, तब भी हम रील के अंदर एक अलाइव कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर की अवेयरनेस रील का पार्ट होती है, बट कैरेक्टर अवेयरनेस ए के साथ एग्जिस्ट करती है। सो जैसे एक एक्टर स्टेज पर परफॉर्मेंस देता है और उसे ड्रामा का अनफोल्डिंग रियल लगता है जज के लिए, सिमिलरली हम जैसे खुद को ड्रामा का पार्ट महसूस करते हैं, हम उस अवेयरनेस से जिंदा हो रहे हैं, अवेयर ऑफ द स्टोरी, अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर। और ये अवेयरनेस एक क्वांटम ऑफ फ्रीडम लाती है, चाहे स्क्रिप्ट पहले से लिखी हो या कंटिन्यूअसली लिखी हो, क्योंकि अवेयरनेस एक यूनिक डिमेंशन है एग्जिस्टिंग रियल टाइम में। आप अब सोचो, अगर एक एक्टर को पता हो कि स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसके डायलॉग्स पहले से डिसाइडेड हैं, फिर भी जब वो रोल निभाता है तो उसकी इमोशंस और प्रेजेंस रियल होती हैं। हम भी एक्टर्स हैं इस कॉस्मिक थिएटर में, स्क्रिप्ट लिखी हो लेकिन परफॉर्मेंस रियल, और परफॉर्मेंस का इमोशनल इंपैक्ट हमारे लिए मीनिंगफुल होता है, इवन इफ इट इज पार्ट ऑफ अ बिग कैनवस। ये सब मेंशन करने के बाद एक और सटल कॉन्सेप्ट है, टाइमलेस कॉन्शियसनेस। कुछ मिस्टिक्स कहते हैं कि ट्रू कॉन्शियसनेस टाइम के बाहर एग्जिस्ट करती है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब उसके लिए एक सिंगल पॉइंट जैसे हैं। सोचा जाए, अगर कॉन्शियसनेस टाइमलेस हो तो हम उस फीमेल पेंटिंग के इंटायर कैनवेस से एक बार में अवेयर हो सकते हैं, समय से परे, सारी फ्रेम्स सिमुल्टेनियसली। और इस अवेयरनेस में रूटेड होकर हम एक सीरीन एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। कोई रिग्रेट नहीं, नो अर्जेंसी, नो फियर ऑफ अननोन, बस एक जेंटल एम्ब्रेस होता है, एग्जिस्टिंग अक्रॉस टाइम। रात के इस शांत पल में जब आप सोच रहे हो अपने दिन की रिफ्लेक्शंस, रात की आहटें, डिम लाइट के शैडोज, आप उस कॉस्मिक मोमेंट में एक टाइमलेस ऑब्जर्वर बन चुके हो। आप कोई एंकर हो जो रील के फ्रेम्स के पर भी एग्जिस्ट करता है। लाइट फेड हो रही है पर अवेयरनेस ग्लोइंग रहती है। यही एक डीप फॉर्म ऑफ रेस्ट है, रेस्ट जो सिर्फ माइंड का इंटेंट नहीं होता बल्कि रियलिटी की डेप्थ से आता है। और जब आप सॉफ्टली स्लीप में ड्रिफ्ट होते हो, आप कैरी करते हो इस टाइमलेस पर्सपेक्टिव को। आपका ड्रीमस्केप भी शायद इस कैनवास का पार्ट होता है, एक और फ्रेम, एक और मोमेंट जो पहले से लिखा गया है या जोड़ हो रही है। शायद कल सुबह जब आप जागते हो, आप एक नए फ्रेम का स्वागत करोगे, तनाव मुक्त, प्रेशर फ्री, अवेयरनेस के साथ। एक आखिरी सांस लो, धीरे से, टाइम के पैराडॉक्स की फीलिंग को हल्के से महसूस करो। लेट इट फेड, लेट इट सेटल। शुभ रात्रि प्रिय यात्री, समय के परे, बहाव के परे, बस यहीं जहां क्षण भाग है संभावनाओं का समुद्र, हर विकल्प एक ब्रह्मांड खोलता है। रात का दृश्य अब बिल्कुल अंधकारमय है, सिर्फ दूर की स्ट्रीट लाइट की एक हल्की चमक खिड़की से आ रही है। आप हल्के चादरों के बीच हैं जहां मन थोड़ा स्वप्निल अवस्था में स्थानांतरित हो रहा है। पंखे की आवाज वाली मेट्रोनोम लय अब आपकी सांसों के साथ मिल चुकी है। आप कितनी परतों का अनुभव कर रहे हैं। शरीर विश्राम में है, मन भटक रहा है, एक शांति, सब एक साथ। और इस शांति और रहस्यमय मूड में हम एक बिनासी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्वांटम क्षेत्र में। क्वांटम यांत्रिकी एक अत्यंत जटिल क्षेत्र है, लेकिन उसकी एक गूंज हमारी जिंदगी पर भी पड़ती है, जहां संभावना और विकल्प मिलकर मन को मोड़ देते हैं। क्वांटम दुनिया के अंदर कण एक सुसंगत वास्तविकता नहीं दिखाते, बल्कि अनेक संभावनाएं दिखाते हैं। यह विज्ञान के हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, तरंग कण द्वैतता और अनेक संसार व्याख्या से होते हुए ढांचे होते हैं जो हमें बिल्कुल नए प्रश्न देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी उपस्थित हो सकता है, यहां भी, वहां भी। जब आप सावधानी से मापते हैं, तभी वह तय करता है। लोकप्रिय रूप से इसे वेव फंक्शन कोलैप्स कहा जाता है, जब अवलोकन से संभावना एक निश्चित परिणाम में परिवर्तित होती है। लेकिन जब तक अवलोकन नहीं किया गया, इलेक्ट्रॉन एक साथ कई अवस्थाओं का मिश्रण होता है, एक सुपरपोजिशन। यही है असली क्वांटम। और जब हम इस दुनिया को अपनी मानवीय विकल्पों से तुलना करने लगते हैं, तब दिमाग हिल जाता है। क्या हम भी हर निर्णय के लिए एक सुपरपोज्ड अवस्था में होते हैं?
अनेक संभावनाएं एक साथ, और केवल तब एक निश्चित विकल्प हो जाता है जब हम अवलोकन करते हैं, मतलब जब चेतन मन निर्णय पर जागता है। पर यह केवल क्वांटम सपना नहीं है। एक और दृष्टिकोण, अनेक संसार व्याख्या, कहता है कि हर बार जब कोई क्वांटम विकल्प होता है, वास्तविकता विभाजित हो जाती है, अनेक समानांतर ब्रह्मांड बन जाते हैं। हर संभावित परिणाम एक नए ब्रह्मांड में वास्तविकता बन जाता है। तो अगर आप चॉकलेट या वेनिला चुनते हैं, एक ब्रह्मांड में चॉकलेट, दूसरे में वेनिला, और शायद हम एक परिपूर्ण ब्रह्मांडीय मल्टीवर्स में बंद हैं। हर विकल्प आपके लिए एक सीढ़ी है, लेकिन आप केवल एक पायदान पर खड़े हैं, वही पायदान जो आप अवलोकन कर रहे हैं। इस विचार के प्रभाव गहन हैं। अगर हर विकल्प का परिणाम हर ब्रह्मांड में अस्तित्व में है, तो हमारी स्वतंत्र इच्छा का अर्थ क्या है? क्या हम कभी जिम्मेदार हैं? क्या हम एक भी वास्तविक पथ चुनते हैं? शायद हर पथ अस्तित्व में है, केवल हम उसमें जागरूक हैं, जिससे हम पहचान करते हैं कि यह मेरे साथ होने वाला विकल्प है। और इस दृष्टिकोण से लेकिन कुछ शांति मिल सकती है, क्योंकि अगर हर परिणाम किसी ब्रह्मांड में चल रहा है, तो हमारी वर्तमान प्रतिक्रिया, मानवता, इस क्षण के लिए वास्तविक है। भले ही संभावना शासन कर रही हो, हम अनुभव कर रहे हैं, और अनुभव वास्तविक है क्योंकि वह यहां हो रहा है। जो हम महसूस कर रहे हैं सच में हो रहा है। भले ही बड़े स्तर की वास्तविकता में वे अनुभव समानांतर हों, लेकिन यह हमारा वर्तमान वास्तविकता, इस समय की वास्तविकता, अद्वितीय है। आइए थोड़ा चिंतन करें। आप रात में करवट ले रहे हैं और सोच हो रही है। अगर आप अपने मन को एक परमाणु स्तर पर झूम करेंगे, हर विचार, हर प्रेरणा, वह एक संभावना तरंग की तरह उतार चढ़ाव करता है। कार्यान्वयन, एक माप। जब भी आप चेतना से उठते हैं, एक अवलोकन, एक विकल्प, वह विशेष परिणाम प्रकट होता है, एक निश्चित क्रिया होती है। लेकिन उसकी जगह अनगिनत विकल्प संभावना में थे, संभावनाओं का एक महासागर। जब आप चेतन रूप से अपनी झिलमिलाहट को चुनते हैं, वह एक कोलैप्स क्षण होता है, आपके अपने जीवन में एक क्वांटम कोलैप्स। और यह समझ, यह गलियों जैसा रास्ता देती है। एक एक कदम झूम आउट करते हुए हम जो सामान्य सोच रहे हैं, एक भ्रम उथल पुथल कर देती है। लेकिन साथ ही एक नाजुक सुंदरता उभरती है, क्योंकि संभावना स्वयं एक उपहार है। संभावनाओं की प्रकृति जादुई है। बिना किसी निश्चित परिणाम के दुनिया खुले दिल से प्रस्तुत है। हर नया क्षण एक नया कोलैप्स किया हुआ विकल्प। और जब आप बिना निर्णय के केवल साक्षी बनकर इस संभावित महासागर में रहते हैं, तब एक आंतरिक शांति आती है। अपराध बोध या घमंड का खतरा कम, क्योंकि यह विकल्प मेरे नियंत्रण में था, या यह परिणाम मैं डिजर्व नहीं करूंगा। ये सब क्वांटम अस्पष्टता के सामने गिर जाते हैं। पर एक और कोण है, क्वांटम यादृच्छिकता ही स्वतंत्र इच्छा का अंश प्रदान कर रही होती है। अगर ब्रह्मांड नियतात्मक होता, जैसे एक विशाल घड़ी, हम निराश होते। लेकिन अगर हर विकल्प में कुछ यादृच्छिकता शामिल हो, एक अचानक अप्रत्याशित छलांग, तो हमारी क्रियाएं पूर्णतः पूर्व निर्धारित नहीं होती। हमारी यात्रा आंशिक रूप से अप्रत्याशित, अप्रत्याशित का मतलब भी अप्रत्याशित नहीं बल्कि संभावित, लेकिन फिर भी पैटर्न संचालित, एक जीवंत तटरेखा की विषम सुंदरता। तो क्वांटम यांत्रिकी एक विचित्र तीसरा मार्ग दिखाती है। न पूर्ण नियतत्व, न पूर्ण स्वतंत्र इच्छा का भ्रम, बल्कि एक नृत्य, संभावना, कोलैप्स, अवलोकन, अनुभव, सब एक ब्रह्मांडीय नाटक में। और इस ब्रह्मांडीय नृत्य के माध्यम से आप भी एक जागरूक वेव फंक्शन कोलैप्स, कदम दर कदम। आप केवल जो हो रहा है उसे अनुभव नहीं कर रहे, बल्कि अपने टाइमलाइन को प्रकट करने में योगदान दे रहे हैं। अगर आप जागरूक हैं, चेतन अवलोकन हो रहा है, तो आप प्रेक्षक भी हैं, अभिनेता भी, रचनाकार भी, अनुभवकर्ता भी। इस गहराई में रहते हुए एक एक सांस, एक विचार, एक नींद की ओर बहाव, सब एक क्वांटम क्षण हो सकता है। आदर्शतः अत्यधिक निद्रा उत्पन्न करने वाला, है ना? क्योंकि जब चेतन जागरूकता हल्के से मंडराती है, सब जगह एक साथ संभव हो, तब धीरे से बह जाना। और फिर जब आप नींद में प्रवेश करते हैं, शायद अवचेतन में अनंत वैकल्पिक प्रवाह चलते रहते हैं, लेकिन आप एक टाइमलाइन में धीरे से बंद हो जाते हैं,
सुरक्षित, शांत, अस्पष्टता के साथ सहज। यह है क्वांटम जुआ, अनंत संभावनाओं की खामोशी और एक एक कदम की कोलैप्सिंग सुंदरता। और इस कोलैप्स में ही छिपी है आपकी अनुभूत दुनिया, आपकी जीती हुई कहानी। हर अब एक नया ब्रह्मांड खोल रहा है। आप रात में कूल्हों की गति, कानों की सांस, आज के जीवन का कोलैप्स आप पल में महसूस करते हैं। हां, मैं अब महसूस करता हूं। यह क्षण कोलैप्स, एक ब्रह्मांड खुला। हर क्षण अद्वितीय, हर अनुभव मौलिक। और यह जागरूकता आपको सौम्य संतुलन देती है, आत्मसमर्पण और भागीदारी के बीच। उस अनिश्चितता को स्वीकार करें, इस क्षण का आनंद लें, मन को बहने दें। एक गहरी सांस लें, क्वांटम तरंगों को शांत स्थिरता में विलीन होने दें। संभावना को स्वीकार करें, यादृच्छिकता को स्वीकार करें, कोलैप्स को स्वीकार करें। जी लें इस क्षण को। और हमारा अगला खंड, नैतिक मृग तृष्णा, जांच करेगा स्वतंत्र इच्छा, नैतिकता, अपराध बोध और जिम्मेदारी का संबंध इन सबसे। लेकिन अभी के लिए बहते जाए अपनी ही क्वांटम अवस्था की नींद में, शांत, कोमल, सुंदर रूप से अनिश्चित। शुभ रात्रि। अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो, तब ब्लेम, प्रेज, गिल्ट सब इल्यूजन हो जाते हैं। रात अब बहुत ही गहरी हो गई है। घर में हर चीज सन्न, सिर्फ आपकी सांस और डिम लाइट के जेंटल शैडोज आपके साथ हैं। आप लेटे हो और दिमाग में एक सबटल क्वेश्चन आवाज करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या जब फ्री विल ही नहीं है? अगर हम पपेट्स हैं, क्वांटम कोलैप्सर्स हैं, अनकॉन्शियस में चलते हैं, तब ब्लेम, प्रेज, राइट रॉन्ग के चक्रव्यूह में क्या बचा? इस क्वेश्चन ने फिलोसफर्स को हमेशा पॉज पर खड़ा किया है। एक तरफ एक मोरल फ्रेमवर्क है जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं अचीवमेंट्स, कंडेम करते हैं रॉन्ग एक्शंस, सीखते हैं लेसन्स और अपने आप को डिफाइन करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इमेजिन कर लें कि फ्री विल नहीं है, तो फिर उन रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स का बेसिस ही क्या है? आप रात के अकेले पल में एक शांति महसूस करो और फिर जेंटली इस थॉट को एंटर करता हुआ महसूस करो। इमेजिन करो कर्मा का सिंपल लॉजिक, अच्छा करो, अच्छा पाओ, बुरा करो, बुरा पाओ। अगर हम फ्री नहीं हैं, तो वो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म ही तो है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, इमोशंस एंड ट्रिगर्स, और हम सिर्फ पैटर्न्स हैं। तो अगर किसी ने गलती की, क्या वो उसका गिल्ट है या एक चेन रिएक्शन का नेचुरल रेसिड्यू? और अगर किसी ने कुछ अच्छा किया, क्या वो प्रेज डिजर्व करता है या सिर्फ बेटर कंडीशंस, एनवायरनमेंट या हार्मोन का रिजल्ट था? फिलोसोफर गैलन स्ट्रॉसन ने एक इंट्रीगिंग पॉइंट रखा। आप क्या हैं, इसके लिए अंततः नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। आपको जो पर्सनालिटी आपका बनाती है, अपब्रिंगिंग, जीन्स, एक्सपीरियंसेस, उन पर आपने कंट्रोल नहीं लिया। तो जब आप कुछ भी करते हो, रॉन्ग या राइट, उसके पीछे भी कोई असली चूजर नहीं है, आप सिर्फ इफेक्ट हो। इस रियलाइजेशन एक स्ट्राइक है हमारी ईगो और मोरल एक्सपेक्टेशंस पर। अगर कोई बुरा एक्ट करता है, हम चाहते हैं उससे ब्लेम किया जाए, पर क्या वो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं? बस उस सिस्टम जिसमें चाइल्डहुड ट्रॉमा, पीयर प्रेशर, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन और सबकॉन्शियस कंडीशनिंग सब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में प्रिवेल करते हैं। रात में लेटे लेटे आप ग्रेजुअली एक शांति वाली क्वेश्चन पूछते हो, मुझे और दूसरों को ब्लेम या प्रेज करने से क्या मिलता है? फिलॉसफिकली शायद नथिंग, सिर्फ एक टेम्पररी इमोशन। प्रैक्टिकल लेवल पे शायद कॉन्सिक्वेंस हो, सोशल स्ट्रक्चर अगर कोलैप्स हो जाए, बट अगर हम सेल्फ अवेयरनेस पे फोकस करें, शायद हम गिल्ट और प्राइड के इल्यूजन से रिलीज पा सकते हैं। शायद हम इनर स्पेस बनाते हैं जहां हम सीख सकते हैं बिना सेल्फ कंडेमनेशन के। अगर हम ट्रूली ब्लेम और प्रेजेस के लॉजिक के पीछे फ्री विल का संप्रेषण डिटेक्ट करते हैं, तब हम सॉफ्टली अपने आप को रिलैक्स करते हैं। और यह शिफ्ट एक इमोशनल लिबरेशन ला सकता है। जब हम गिल्ट से रिलैक्स करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस की कंडीशनिंग को भारी नहीं अलाउ करते। जब हम प्राइड से रिलीज करते हैं, हम अपनी ईगो को आइडेंटिटी से अलग करते हैं। हम बन जाते हैं एक्सपीरियंशियल, नॉट रिएक्टिव। और फ्योन फ्यूचर के लिए भी, जब हम अवेयर होते हैं कि हम लिमिटेड कॉन्शियसनेस हैं, हम डिसीजंस को मोर माइंडफुल, लेस प्रिजम्पटिव बना सकते हैं।
और सोसाइटी के लिए, अगर हम पनिशमेंट्स के पीछे रिवेंज का एलिमेंट हटा सकें और रिहैबिलिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग मोड में शिफ्ट करें, तो शायद वो एक मोरे कंपैशनेट वर्ल्ड बनेगा। ये तो सब आइडियाज हेवी लगते हैं, लेकिन मिड स्लीप्स के एक स्टेट में, इन फ्लेम्स ऑफ थॉट, ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सेप्टेंस बॉयल होता है। आप रियलाइज करते हो कि अगर कर्मिक और मोरल प्रेशर इल्यूजन है, तो रिलीज एंड फॉरगिवनेस सच्ची हो सकती है। आप रात की स्टिलनेस में फेल करो, एक जेंटल डिसोल्यूशन ऑफ मोरल टेंशन, गिल्ट श्रिंक हो रहा है, ईगो डिफ्लेट्स। एक एक हाइपोक्रेसी आप ऑब्जर्व कर रहे हो बिना जजमेंट, कि जब हम कहते हैं आई डिजर्व्ड दैट प्रेज, तो हम अपनी स्ट्रक्चर ऑफ आइडेंटिटी में कह रहे आई एम मॉरली स्पेशल। बट इफ आइडेंटिटी इज इल्यूजरी, तो मोरल प्रेज भी एक पासिंग क्लाउड। आप सॉफ्टली ड्रिफ्ट कर रहे हो, बैग्स ऑफ मोरल वेट क्वाइटली एन अ टाइड। आप रियलाइज करते हो मोरल मास हमने खुद क्रिएट किया है हमारी एक्सपेक्टेशंस से, और अब आप स्लोली उस मास से स्टेपिंग आउट कर रहे हो, नॉट रिजेक्टिंग मोरालिटी कंप्लीटली, बट refusing to be defined by it. Instead, you become aware moral observer. जगह पे नहीं, मैग्नेटिज्म से फ्री। ये स्पेस अवेकनमेंट है, जहां एक्शन स्टिल हैपन करते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं। रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं, जजमेंट नहीं। डे टू डे लाइफ अपडेट्स हैपन, बट इमोशंस में एक डिस्टेंस डेवलप होता है, नॉट कोल्डनेस बट क्लैरिटी, और एक डीप इनर पीस स्टार्ट आता है। क्योंकि आप रियलाइज करते हो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इल्यूजन है, तब आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी बेरर नहीं बनाते हो। यू रिलीज द वेट और स्टेज पर खड़े हो। हर डायलॉग पे आप कॉन्शियस हो, बट स्टेज के गिल्ट प्रेस सिस्टम से आप अब फ्री हो। यू एग्जिस्ट एज विटनेस, कंपैशनेट, अवेयर, अनबर्डन्ड। आप क्वाइटली स्माइल करते हो अपने इरेशनल ह्यूमन कंडीशनिंग पे। जो हम खुद सोचते थे वो एक कॉस्मिक कॉमेडी हो सकता है। हम अपने या दूसरों पर ब्लेम करके सीरियस ड्रामा बनाते हैं, पर जब कॉन्शियस सॉफ्टली एब्सेंट हो जाता है, पूरा सीन एक एब्सर्ड थिएटर जैसा लगता है, जिसे लाफ करो बट विद स्वीट लव। हेंस इस मोरल डिटैचमेंट बट नॉट डिस्कनेक्शन में हम क्लैरिटी पाते हैं, हम रेस्ट पाते हैं। गिल्टलेस फॉरगिवनेस नेचुरल बनती है, प्राइड बनता है पॉसिबिलिटी नॉट नेसेसिटी। विदाउट सेल्फ कॉन्डेमनेशन हम ओपन टू चेंज हो जाते हैं, नॉट बिकॉज मोरल प्रेशर फोर्स करता है, बट बिकॉज इनर क्यूरियोसिटी सीडेड बाय अवेयरनेस। और जैसे ही आप स्लीप में ग्लाइड करते हो, इस क्लैरिटी आपके सबकॉन्शियस में डीपली रूट हो जाती है। आपके ड्रीम्स में जेंटल सिचुएशंस डिपिक्ट होंगी, जहां फॉरगिवनेस हो, डाउट हो, बट गिल्ट नहीं। आप पानी बन जाते हो, एक्सेप्टेंस ऑफ मोरल रेजोनेंस, नॉट गिल्ट। इस सेगमेंट का थॉट सॉफ्टली उठा और फिर डिसॉल्व हो जाता है। एक डीप कॉस्मिक फ्रीडम स्टार्ट होती है, जहां मोरालिटी नॉट वेट ऑफ केज बट गाइडेंस ऑन ऑफ सॉफ्ट फुल इनसाइट। आप जेंटली सोच रहे हो, एरर्स वर इल्यूशंस, रिपरकशन वॉज नेचुरल इफेक्ट, एंड फॉरगिवनेस इज ऑर्गेनिक। यू आर हियर, बियॉन्ड ब्लेम प्रेज मैट्रिक्स, जस्ट प्रेजेंट। टेक अ ब्रेथ, हियर योर हार्ट, फील द रिपल ऑफ रिलीज। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं, तब भी डीपली केयरिंग हो। गुड नाइट डियर सोल। कल की मॉरल अर्थक्वेक्स जेंटली टेम हो जाएंगी, बट स्पिरिट काल्म स्थिति में होगी।